कत्ल के प्रश्न को हल करना चाहते हैं। और इस बार आप जानते हैं कि ईद पर जो मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है बरेली में, उन्होंने नोटिस जारी किया था कि कत्ल ना किया जाए, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचती है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं श्री सुदर्शन जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया इस बार, और मुसलमानों ने उनकी बात को माना, आदर दिया, और नहीं हुआ इस बार गाय का कत्ल ईद पर, बकरीद पर। तो ये प्रश्न हल हो सकता है, समाज के स्तर पर, हिंदू मुसलमानों के स्तर पर हल हो सकता है। ये सब बात हमने सुप्रीम कोर्ट में कही। मैंने कहा आप अगर इसको मानते हैं तो समाज भी हल कर लेगा। तो कोर्ट ने मान लिया कि सामाजिक रूप से गाय की रक्षा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदू मुसलमान की दोस्ती भी इससे बढ़ती है। फिर तीसरी हमने कहा कि यह संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है कि गाय बचे, क्योंकि भारतीय संस्कृति का जो केंद्र है, देखिए संस्कृति और सभ्यता किसी भी देश की आत्मा होती है। संस्कृति और सभ्यता में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं, और आप हमेशा याद रखें इसको, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। अगर यहाँ मंच पर मैं आपको एक कोई ऐसी महिला को पेश करूं जो मराठी स्टाइल की साड़ी पहने हुए हो, तो आप तुरंत देख के पहचान लेंगे कि ये मराठी है। अगर कोई एक महिला ऐसी आए जो बंगाली स्टाइल की साड़ी पहने हुए हो, तो भी आप पहचान लेंगे कि ये बंगाली है। अगर कोई महिला गुजराती स्टाइल की साड़ी पहन के आए, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये गुजराती है। अगर कोई महिला पंजाबी स्टाइल की साड़ी पहन के आए, तो भी आप पहचान लेंगे ये पंजाबी है। माने मैं क्या कहना चाहता हूँ, साड़ी बांधने का जो स्टाइल है वो संस्कृति है, और साड़ी जो है वो सभ्यता है। साड़ी को बांधने के जो अलग अलग तरीके हैं उसी को संस्कृति कहते हैं, और जो एक चीज कॉमन है सब में वो साड़ी है, उसको सभ्यता कहते हैं। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के केंद्र में गाय है। क्यों? हर सभ्यता के केंद्र में अर्थव्यवस्था होती है, और हर अर्थव्यवस्था को चलाने के तरीके से संस्कृति निरूपित होती है। हमारे भारत में एक बड़े महान व्यक्ति हो गए, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने एक सूत्र दिया है, बहुत सुंदर है। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। धर्म का मूल जो है ना वो अर्थ है, और अर्थ का मूल जो है वो कार्य है। अगर धर्म टिकाना है तो अर्थ को मजबूत बनाना आवश्यक है। माने जो देश में आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी वहां धर्म नहीं टिकता। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। और उन्होंने ये परिभाषा किस लिए दी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो हमारी संस्कृति का केंद्र है उसको समझाने के लिए ये उन्होंने परिभाषा दी। तो भारत में अर्थव्यवस्था कहाँ से चलती है? धर्म चलाना हो तो अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था मजबूत तभी होगी जब भारत की खेती और शेतकरी मजबूत हो, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का 77% हिस्सा खेती से जुड़ा हुआ है, और खेती की सबसे ज्यादा मजबूती गाय के शेन और गोमूत्र से जुड़ी हुई है। यूरिया, डीएपी तो छेपक के रूप में आया है। यूरिया, डीएपी हमारी खेती का आधार नहीं है, कभी भी नहीं रहा। ये तो पिछले 40 साल में आया, और 40 साल में जिन लोगों ने इसको लाया उनसे भी मैंने बातें की। ये बड़े बड़े जो कृषि विद्यापीठ खुले हुए हैं ना, इनके प्रोफेसर्स और इनके रिसर्च स्कॉलर्स को पूछा है कि ये यूरिया, डीएपी आपने क्यों लाया? तो उन्होंने कहा हमने थोड़ी लाया, सरकार ने लाया। हमने तो भोंपू की तरह से गांव गांव में बजाया कि यूरिया वापरो, डीएपी वापरो। लाया तो सरकार ने। सरकार ने क्यों लाया? तो कहते हैं कि यूरिया, डीएपी बेचने वाली कंपनियां ही राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा डोनेशन देती हैं। राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा डोनेशन मिले तो आवश्यक है कि रासायनिक खत ज्यादा बिके। तो हर एक राजनीतिक पार्टी की सरकार जब आएगी तो खत बिकवाएगी। खत बिकवाने के लिए कृषि विद्यापीठ के प्रोफेसरों को भोंपू की तरह से इस्तेमाल करेगी। वही हो रहा है। हर एक प्रोफेसर कहता है यूरिया वापरो, डीएपी वापरो, और मजे की बात है कि वो प्रोफेसर अपने क्षेत्र में नहीं वापरता उसको। हाँ, अपने क्षेत्र में नहीं डालेगा यूरिया, डीएपी, सुपर। कोई शेतकरी आएगा उसको बताएगा यूरिया डालो, डीएपी डालो।
हमारे भारत देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक माने जाते हैं ना, एम एस स्वामीनाथन, उनका घर में देखने